बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। बात करेंगे आज FIN 623 के लेसन नंबर 21 की सैलरी एंड इस कंपटीशन। आज हम सैलरी कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस तो हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम के हवाले से डिस्कस करके आए हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ। सैलरी इनकम जो है ये सेक्शन 12 कहलाता है। प्रॉपर्टी सेक्शन 15 है। बिजनेस सेक्शन 18 है। कैपिटल गेन सेक्शन 37 है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 है। हमने अभी बात करनी है सैलरी इनकम के लिए, क्यों इनकम की, तो इसका मतलब है हम सेक्शन 12 की बात करेंगे। जी। सैलरी रिप्रेजेंट टू अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। सैलरी वो चीज है जो कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है, इसे सैलरी कहते हैं। उसके बाद आ गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 मीन्स एंड इंडिविजुअल एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। वो बंदा जो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है उसे एम्प्लॉय कहते हैं। और वो बंदा हु हु एंगेज एंड रेम्यूनरेटेड ऑन एम्प्लॉय, वो बंदा जो किसी शख्स को अपने पास एंगेज करता है और फिर उसे सैलरी देता है, रेम्यूनरेट करता है, रेम्यूनरेशन देता है, तो वो एम्प्लॉयर कहलाता है। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? डिक्टेटरशिप, सॉरी डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो बंदा यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जो लोग कंपनी के मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट है। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, और कुछ ना कुछ अगेंस्ट सैलरी ले रहे हैं। सैलरी में भी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ये चीजें चलें, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी बाय मेंबर ऑफ AOP। एनी सैलरी ड्रॉन बाय मेंबर ऑफ AOP as defined in section 80 is appropriation of profit and is chargeable to tax as income from business। AOP के तौर पर देखें, मैं अब पार्टनर हूँ एज ए AOP। हम चार पार्टनर्स हैं। तो मैं वहां पे जो फिजिकल काम कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे काम करने की सैलरी ले रहा हूँ, बाकी तीनों उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कोई चीज नहीं ले रहे। लेकिन बाकी प्रॉफिट हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 25% के हिसाब से। लेकिन जब मेरी इनकम कैलकुलेट होगी तो मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कंसिडर होगा। AOP से जो शेयर है वो भी, और जो मेरी सैलरी है, दोनों जमा होके मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसिडर होगी। ठीक है। ये इस सारे पॉइंट का मकसद है। और ये सेक्शन 80 में और सेक्शन 93 में इसके बारे में डिस्कस हुआ है। टैक्सेशन ऑफ मेंबर्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 39 93 सबसेक्शन ए। The share of member of total income of association person shall be deemed according to the member's interest in the association and shall include any profit of on debt, brokerage commission, salary। जो कुछ भी उसने वहां से लिया है, चूंकि वो मेंबर था AOP का, तो फिर उसकी हर चीज उसकी इनकम कंसिडर होगी। ये बात ध्यान में रखनी है, वो उसकी सैलरी कंसिडर होगी। सैलरी क्या है? एनी सैलरी रिसीव बाय एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर अदर देन सैलरी दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो सैलरी टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा जितनी टैक्सी टैक्स सैलरी वो रिसीव करेगा, वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। अब मौजूदा दौर में बात करें तो एक बंदे की सैलरी अगर साल की, आज की हम बात करें, टैक्स ईयर 25 है, 2025 में एक बंदे की साल की इनकम 6 लाख है, सालाना इनकम। वो बेशक बिजनेस से है, तो बेशक सैलरी से है, ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो ये चार्जेबल टैक्स नहीं है। इसके अलावा इसके ऊपर जितनी बनेगी, इसके ऊपर जितनी बनेगी, ध्यान में रखिएगा। अगर एक बंदे की टोटल इनकम 8,25,000 है, तो 6 लाख माइनस होने के बाद 2,25,000 पर वो टैक्स पे करेगा, और वो 5% टैक्स होगा। ठीक है जी। इसलिए उसने स्टेटमेंट यूज की कि अदर देन द सैलरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं लेसन नंबर 22 पे। जी, अब बारी बारी आती है सैलरी मीन्स एन अमाउंट रिसीव। ये होगी बात हमारी कि जो भी आप रिसीव करते हैं। उसके अलावा एनी परकोजिट वेयर कन्वर्टेबल टू मनी और एंड। ठीक है जी। कोई परकोजिट आप रिसीव करते हैं जो कि मनी में कन्वर्ट हो सकता है, वो आपकी सैलरी है। ठीक है। उसके बाद परकोजिट्स में क्या आ जाएगा? यहाँ पे पढ़ने के बजाय मैं आपको सेपरेटली थोड़ा थोड़ा क्लियर करता चलता हूँ। हम ये जी हम बात करेंगे कौन कौन सी इनकम एज ए सैलरी कंसिडर होगी। आप रिसीव करते हैं सबसे पहले नंबर पे बेसिक सैलरी, एक हो गया। दूसरे नंबर पे आ गया आपको कोई बोनस मिल जाता है। तीसरे नंबर पे आ गया आपको कोई कमीशन मिल गई। ये सारी चीजें टैक्सेबल हैं। ठीक है। हम लिख लेंगे फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल,
फुली टैक्सेबल। ठीक है जी। आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, टीएडीए मिल जाता है, या कोई डियरनेस अलाउंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, कोई भी अलाउंस आपको मिलता है, फुली टैक्सेबल है। हाँ, एक अलाउंस ऐसा है जो कि फुली टैक्सेबल नहीं है, वो अलाउंस को यानी कि जिसके साथ भी अलाउंस आ गया ना, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका मेडिकल अलाउंस है, तो वो होगा एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर बेसिक सैलरी टर्म नहीं है तो सिर्फ सैलरी, सैलरी का या बेसिक सैलरी का 10% मेडिकल लोन से एग्जाम्प्ट होता है। फर्ज करें आपकी सैलरी 6 लाख, आपका मेडिकल लोन, साल की सैलरी 6 लाख बनी है, मेडिकल लोन आपका 50,000 था, तो ये सारे का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 लाख का 10% 60,000 बनता है, तो मेडिकल लोन 60,000 तक एग्जाम्प्ट होगा आपका। इससे ऊपर जितना भी होगा वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। हाँ, अगर कोई भी फैसिलिटी मिलती है, वो ओन रिसोर्सेज से हो या किसी तरह से भी हो, वो एग्जाम्प्ट होती है। जैसे एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, एग्जाम्प्ट है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, एग्जाम्प्ट है। जैसे एक वापडा के एम्प्लॉयज हैं तो उनको बिल्स वगैरह मिलते हैं, यानी कि यूनिट वगैरह फ्री मिलते हैं, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, पीआई के एम्प्लॉयज हैं, उनकी फ्लाइट्स टिकट्स फ्री होती हैं, एग्जाम्प्ट है। यानी कि जो भी फैसिलिटीज होंगी वो एग्जाम्प्ट होगी। हाँ, इन फैसिलिटीज में अगर कोई पेड सर्विसेज होंगी, पेड फैसिलिटीज में क्या आ जाता है जी? यूटिलिटी बिल पेड, यूटिलिटी बिल पेड बाय एम्प्लॉय, टैक्सेबल होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे कर दिया, आप उसका टैक्स पे करेंगे। ठीक है। कोई आपका वो है, चौकीदार है, गार्डनर है, कोई ड्राइवर है, इनकी सैलरी, ड्राइवर आपका पर्सनल है और सैलरी एम्प्लॉयर पे करता है, पेड सर्विसेज है ये, और इसकी ये टैक्सेबल होंगी, ये सारे के सारे फुली टैक्सेबल होंगे। और भी बड़ी चीजें आएंगी, लेकिन जो मेन में चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर वो बात कर रहा है जी, हाउस कीपर, ड्राइवर, गार्डनर, अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द एम्प्लॉय द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, यही बातें मैं आपसे कर सकता हूँ। यूटिलिटीज चार्जेबल टैक्स होंगी। ठीक है। वे द लोन, हाँ, अगर आपको लोन लेते हैं, अब बात लेते हैं लोन की जी। लोन की 3 कैटेगरीज होंगी। अगर आपने कोई लोन लिया है, लोन की पहली कैटेगरी है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। उसके बाद अ, दूसरा क्या है? कंसेशन लोन है। तीसरा है अम, तीसरा यानी कि इंटरेस्ट लोन है। मतलब फर्ज कर लें, मेरा ख्याल है इस वक्त 10% जो रेट है, 10% और अबव इंटरेस्ट रेट, इसकी कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन दोनों सूरतों में आप अगर कोई बेनिफिट ले रहे हैं, आप देखें, अगर आपका इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो आप 10% का बेनिफिट ले रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, तो बेनिफिट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंसेशन लोन है, 5% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 10% है, कि मिनिमम 10%, यानी कि वो जो रूटीन आजकल चल रही है वो 10% है जी। तो मिनिमम 10% टैक्स होता है बैंक का। तो 10% से कम जितना भी है, जितना बेनिफिट आप ले रहे हैं, वो बेनिफिट टैक्सेबल है जी। वापिस आते हैं। उसके बाद है जी प्रॉफिट ऑन लोन। हाँ, ये बात मैं सारी अब समझा चुका हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनेंस नॉट इंक्लूडिंग सबसेक्शन, अच्छा जी आगे चलेंगे जी। अ,
जी देखिए, कोई भी टैक्स या ऑब्लिगेशन इम्प्लाई की कोई टैक्स पेमेंट की है एम्प्लॉयर ने, तो वो टैक्सेबल होगी। टैक्स या द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू रीपे द अमाउंट ओइंग बाय एम्प्लॉय ऑन अदर पर्सन इज पेड बाय एम्प्लॉयर, दैट अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी। ठीक है जी। कोई भी अमाउंट जो ठीक है। हाँ, अकोमोडेशन आ गई। अकोमोडेशन की बात कर लें। रिहाइश, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपको रिहाइश मिली है, ठीक है, अगर तो अलाउंस मिला है, सीधी सी बात है। अलाउंस मैंने पहले ही बता दिया कि वो फुली टैक्सेबल होता है। अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी मिली है तो ये भी टैक्सेबल होगी, लेकिन कितनी टैक्सेबल होगी? जितना भी रेंट आप पे कर रहे हैं, ये रेंट आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उसको कंसिडर किया जाता कहते हैं जी 45%। कंसिडर उसको किया जाता है, लेकिन पहले लिया जाता है 45% ऑफ बेसिक सैलरी, रेंट, दोनों को कैलकुलेट करेंगे। हायर अमाउंट, दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी वो टैक्सेबल होगी। और नॉर्मली 45% ऑफ बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है, क्योंकि रेंट इतना ज्यादा नहीं होता। एक बंदे की सैलरी पर मंथ जो है वो 1 लाख रुपए है, तो 12 लाख उसकी साल की सैलरी बनती है। उसका अगर हम 45% लेते हैं तो वो तकरीबन 5,40,000 बनता है। 5,40,000 को अगर हम मंथली पे कन्वर्ट करते हैं तो वो मेरा ख्याल है उन वो 17-18 हजार बनता है। तो जिस बिल्डिंग में वो रह रहा होता है उसका रेंट अगर 30,000 है, तो नहीं नहीं सॉरी, 17-18 नहीं, ये बनता है 55-56 हजार, सॉरी, 55,000 अप्रोक्सीमेटली बनता है। तो 55,000, लेकिन जिस बिल्डिंग में वो रह रहा है वो 30,000 उसका रेंट है। तो 55,000 जो बेसिक सैलरी का है वो टैक्सेबल होगा, आपका रेंट टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन को ध्यान से, अगर बात समझ नहीं आई तो दोबारा इसको रिपीट करके सुन लें, मैं एक दफा समझा भी देता हूं कि दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगी, यानी कि आपको रेंट अगर बता दिया जाता है क्वेश्चन में, आप 45% लेते हैं, दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगी वो टैक्सेबल आप कर देंगे। आगे चलते हैं। सेक्शन 14 है बेंचमार्क रेट। ये वही वो कंसेशन लोन हो, ये चीजें आ गई। ये 5% पर एनम लिखा हुआ है, लेकिन अब 10% हो चुका है। ये इंटरेस्ट जो लोन है ठीक है, वो 10% है। हाँ, एक और चीज रह गई, कन्वेंस। कन्वेंस की 3 कैटेगरीज है: पर्सनल, बिजनेस, और पार्टली। पर्सनल एंड बिजनेस। आप पर्सनल भी यूज कर रहे हैं, बिजनेस भी यूज कर रहे हैं। पर्सनल होगी तो 10% ऑफ कॉस्ट इज टैक्सेबल। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है। और यहाँ पे 5% ऑफ कॉस्ट इज टैक्सेबल। पार्टली होगा तो 5% है, अगर बिजनेस के लिए, प्योरली बिजनेस के लिए है तो एग्जाम्प्ट है, अगर पर्सनल यूज है तो 10%। कौन सी कन्वेंस जो है? प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ये कन्वेंस जो है, जी जी आपकी आ गई। उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। नो अमाउंट शैल बी चार्जेबल टैक्स ऑन हेड इनकम अर्लियर। अगर एम्प्लॉय का किसी चीज में कोई शेयर मौजूद है, ठीक है, वो किसी प्रोविडेंट फंड में, किसी भी चीज में इंक्लूड वो अपना शेयर शामिल कर रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होती। अच्छा सॉरी, ये दोनों ना, हाँ, बेंचमार्क रेट जो है वो 11% था। ठीक है, अब ये 10% है। आगे चलेंगे जी। फिर भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली टैक्सेबल देख लेंगे। अब ये सारी चीजें वो बता रहा है कौन कौन सी हैं, जो सारी मैं आपको बता के आया हूँ। उसके बाद सैलरी पेड बाय प्राइवेट कंपनीज, लीव सैलरी, हाँ, दिस द टैक्सेबल वेयर रिसीव्ड राइट टू रिसीव एंड एक्सरसाइज एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट। जी, लीव इनकैशमेंट जो है लीव इनकैशमेंट क्या होती है, ये पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं। लीव इनकैशमेंट होती है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को कहता है कि जी आपको साल की 12 छुट्टियां लो हैं, महीने की एक। ये अक्सर कॉलेजेस में होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस ये अलाउ करते हैं लीव इनकैशमेंट। वो कहते हैं ये आपको साल की 12 छुट्टियां लो हैं, आप 12 छुट्टियां करें, कोई मसला नहीं है। पर मंथ आपने एक करनी है, एक से ज्यादा करेंगे सैलरी डिडक्ट होगी।
और अगर छुट्टी नहीं करेंगे साल की छुट्टियां काउंट होगी, अगर 12 से कम है तो जितनी आपने कम की हैं उतने की आपको पेमेंट मिल जाएगी। वो जो पेमेंट्स हैं वो बेसिकली आपकी जो लीव्स थी, आपने लीव नहीं की तो आपको आपने उन लीव्स को एनकैश करवा ली, जिसका लीव इनकैशमेंट। उसके बाद आ जाए फ्लाइंग अलाउंस। अलाउंस है, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के किसी इदारे से मिल रहा है, ठीक है, तो वो 2.5% टैक्सेबल होगा एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक होगा जी। फ्लाइंग अलाउंस जो है वो टैक्सेबल है एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? कि क्योंकि सैलरी में एक फिक्स रेट लग रहा है। आपकी सैलरी 6 लाख है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख से ऊपर गई है 12 लाख तक 5% टैक्स है, 12 लाख से 24 लाख तक 10% टैक्स है। इस तरह टैक्स इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन 12 लाख से मेरा 16 लाख तक शायद, खैर वो रेट्स हम देख लेंगे। लेकिन कुछ फिक्स रेट है। अब देखिए फ्लाइंग अलाउंस 2.5% टैक्सेबल है। अब जब है 2.5% टैक्सेबल, तो इसको मैं अगर सैलरी में जमा कर दूंगा तो वो पहली दफा ही 5% टैक्स लग जाएगा। और अगर 6 लाख पूरा नहीं बनेगा तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी फिक्स 2.5% टैक्स देना है आपने। फिर डिडक्टेबल अलाउंस, 3 अलाउंस डिडक्टेबल है अगर जक़ात आपने पे की है अकॉर्डिंग टू जक़ात ऑर्डिनेंस। को वर्कर वेलफेयर फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो आप माइनस कर सकते हैं। को वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है वो आप माइनस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, लेक्चर नंबर 24 है सैलरी इज कंपटीशन। कोई चैरिटेबल डोनेशन किया आपने तो वो आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपको उसमें रिबेट मिलेगी। अब ये रिबेट के आइटम्स हैं जी, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एक नई चीज़ आई है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर ऐसे ही लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम लेक्चर नंबर 23 तक रहते हैं जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।